वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज मैं प्ली बार्गेनिंग के मुद्दे को डिस्कस करूंगा। यह बर्निंग करंट इशू है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा का मुद्दा है। कई समाचार पत्रों में भी आपने इसको देखा होगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, क्या यह लंबे मुकदमों को कम करने में मदद कर सकती है और भारत में अभी तक लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाई है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि प्ली बार्गेनिंग के क्या लाभ होते हैं, प्ली बार्गेनिंग की क्या सीमाएं होती हैं। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम की इस पर क्या विचार है, न्यायपालिका का इस पर क्या दृष्टिकोण है। इन सब मुद्दों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यह चर्चा का विषय रहा है तो जानना तो जरूरी है, स्वाभाविक है कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना के काफ़ी मुद्दे बढ़ गए। भारत में भी कोरोना का प्रसार देखा गया। शुरुआती जो केस प्रसार देखा गया उसी समय पर क्या हुआ, तबलीगी जमात के कई सदस्य, तबलीगी जमात एक संगठन है, धार्मिक संगठन है, तो तबलीगी जमात के कई सदस्य प्ली बार्गेनिंग या दलील के माध्यम से अदालती मामलों से मुक्त हो गए। जो केसेस उन पर लगे थे कोरोना के प्रसार के कारण, क्योंकि वह धार्मिक मरकज में शामिल हुए थे और टूरिस्ट वीजा पे कोई अन्य किसी वीजा पर शामिल हुआ था, तो वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण उन पर केस चलाया जा रहा था। तो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से वह हाल ही में अदालती मामलों से मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। तो ऐसे में यह प्ली बार्गेनिंग अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआती जो कोरोना के केस फैले थे तो उसमें मरकज की भूमिका काफ़ी कुछ ये चर्चा में आई थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग एकजुट हुए थे और वहाँ से कोरोना फैला था और सरकारी एजेंसियों को भी काफ़ी चुनौती पड़ गई थी ढूंढने में। ये जो तबलीगी जमात के सदस्य थे उनको ढूंढने में काफ़ी समस्या आई। तो ऐसे में उन पर केस चलाए गए और इन केसों से, अदालती मामलों से हाल फिलहाल में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से ये तबलीगी जमात के सदस्य मुक्त हो गए। तो आखिरकार हमारी न्याय प्रणाली में किस तरह से विविधता दिखाई देती है, किस तरह से ये प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन विदेशी नागरिकों ने मामूली अपराधों के लिए स्वयं से ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माना कि हाँ हमसे गलती हुई है और इसके लिए हम प्ली बार्गेनिंग का सहारा लेने के लिए तैयार हैं। तो प्ली बार्गेनिंग का मुद्दा इस तरह से चर्चा में आया और इन मामलों ने प्ली बार्गेनिंग को एक व्यवहार या प्रैक्टिस के रूप में विकसित होने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। इससे यह भी कहा गया कि इससे अनावश्यक समय की बर्बादी रुकेगी और जुडिशियल एक तरह से सिस्टम में इससे काफ़ी स्पीडी ट्रायल देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई अगर अपराधी है वह छोटे मोटे अपराध के लिए अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो ऐसे में वह जल्दी छूट सकेगा, अनावश्यक पेंडेंसी जो है केसेस की नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है उसको भी क्या होगा, पीड़ित पक्ष को भी एक तरह से सहूलियत मिलेगी, उसे भी क्षतिपूर्ति हो सकता है मिल सके इसके माध्यम से उसको क्या होगा कि आसानी रहेगी जुडिशियल सिस्टम से टैकल करने में, जुडिशियल सिस्टम में जाने में उसको भी काफ़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। तो भले ही भारत में 1 दशक से अधिक समय से आपराधिक मामलों के आरोपियों के पास प्ली बार्गेनिंग या दलील सौदेबाजी का उपाय उपलब्ध रहा हो, फिर भी यह अभी तक आम रूप से लोकप्रिय नहीं रहा है। लोकप्रिय क्यों नहीं रहा है इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे आगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, किस तरह से शुरुआत हुई, इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। और इसको भी समझने से पहले सबसे पहले आखिरकार हम ये तो समझ लें कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। जिस कॉन्सेप्ट को हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में कह रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चा में है, तो उस मुद्दे को आखिरकार, उस विषय को आखिरकार समझना जरूरी हो जाता है। तो संक्षेप में इसको समझ लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। प्ली बार्गेनिंग से अभिप्राय किसी क्रिमिनल ऑफेंस या आपराधिक जो केस है तो उसमें क्या होता है कि आरोपी व्यक्ति अपना अपराध स्वयं ही स्वीकार कर लेता है और पीड़ित पक्ष से कम सजा के लिए कहीं ना कहीं समझौता करता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, दोनों पक्षों में जब समझौता हो जाता है तो वह न्यायपालिका के समक्ष आते हैं, जज के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस मुद्दे का समाधान किया जाए और इस मुद्दे का निपटारा जल्दी से किया जाए। तो क्या होता है, 2-3 तारीख में ही अक्सर इससे क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष को क्या होता है, मुआवजा मिल जाता है और अपराधी भी कम सजा में छूट जाता है। छोटा मोटा मुआवजा देकर ही कई बार छूट जाता है। तो इस तरह से बात आती है। तो
यह मुद्दा भारत में तो उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अमेरिका में काफी लोकप्रिय रहा है और वहां पर जो लंबित और जटिल अभियोजन है उनको इस समाधान में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्योंकि क्या होता है कि दोषी जो होता है स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो वहां पर क्या है, सजा का प्रावधान वहां पर क्या है, दोष सिद्धि दर काफी अधिक है। हालांकि छोटा मोटा छोटा मोटे जो सजा मिलती है प्ली बार्गेनिंग के तहत, लेकिन आखिरकार दोष सिद्धि तो हो गई, जो स्पीडी ट्रायल तो हो गया कम से कम। तो इन सारी चीजों से दोनों पक्षों को, अपराधी को भी और पीड़ित पक्षों को भी, दोनों को एक लाभदायी प्रक्रिया रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार यह भारत में किस तरह से महत्वपूर्ण है, भारत में इसका किस तरह से उद्भव हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत में क्या होता है, भारत में जो अभियुक्त होता है, जो अपराधी होता है, जो दोषी आरोपी होता है, वही क्या करता है, इसकी शुरुआत करता है, प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत करता है और रिक्वेस्ट करता है एफिडेविट के माध्यम से कि मैं प्ली बार्गेनिंग का सहारा लेना चाहता हूं और अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन इसमें क्या होता है, सजा की मात्रा में सौदेबाजी शामिल होती है, पीड़ित पक्ष के साथ सजा के संदर्भ में सौदेबाजी शामिल होती है। तो इसका उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, यह हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, विधि आयोग या लॉ कमीशन ने अपनी 3 रिपोर्टें दी थी जिसमें प्ली बार्गेनिंग की बात आई थी। एक तो 142 रिपोर्ट, 142 रिपोर्ट, इसके अलावा 154 रिपोर्ट और इसके अलावा 177 रिपोर्ट। इसमें प्ली बार्गेनिंग का उल्लेख किया गया था। 142 जो रिपोर्ट थी, 142वीं रिपोर्ट थी, उसमें शुरुआत में एक आ गया कि रियायती व्यवहार किया जाना चाहिए, रियायती व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी तरह से अगर अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है तो प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से, रिकमेंडेशन के माध्यम से हुई थी। लेकिन 154वीं जो रिपोर्ट थी, 154th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसमें प्ली बार्गेनिंग के लिए स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि इसके लिए सीआरपीसी में एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए और यह अध्याय जुड़ने से क्या होगा कि प्ली बार्गेनिंग को एक वैधानिक मान्यता मिल सकेगी भारत में भी। तो प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या किया गया कि प्ली बार्गेनिंग को अस्तित्व में लाने के लिए क्रिमिनल लॉ एक्ट था, तो उसमें संशोधन किया गया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में और जुलाई 2006 से प्ली बार्गेनिंग अस्तित्व में आ गई। अध्याय 21A जोड़ा गया सीआरपीसी के अंतर्गत और उसमें धारा 265A, सेक्शन 265 कैपिटल ए से लेकर 265 कैपिटल ए तक प्रावधान जोड़े गए। तो यहाँ से प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत हुई। प्ली बार्गेनिंग का यहाँ से उद्भव देखने को आया। भारत में 2006 से यह अवधारणा, 2006 तक अवधारणा कानून का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 2006 में क्या हुआ, इस तरह से कानून का हिस्सा बन गई। एक अभियुक्त के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में हालांकि हमेशा से प्रावधान रहा है कि वह जज के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर ले और ऐसे में क्या होता है कि न्यायपालिका भी उसके प्रति नरमी दिखाती थी। लेकिन प्ली बार्गेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आया था, जो 2006 में आया, 2006 में अस्तित्व में आया। किसके माध्यम से? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से, और विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा माली मत समिति 2000 में आई थी, सन 2000 में, और इसने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात कही थी। इसने भी इस तरह की बात कही थी। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म के ऊपर माली मत समिति आई थी, तो माली मत समिति ने भी इस तरह की बात कही थी। तो यहाँ से प्ली बार्गेनिंग की भारत में शुरुआत हो गई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। 2006 में प्ली बार्गेनिंग वैधानिक रूप से सीआरपीसी के अंतर्गत एक अध्याय जोड़ा गया और उस अध्याय के अंतर्गत सेक्शन 265 कैपिटल ए से लेकर सेक्शन 265 कैपिटल एल तक जोड़े गए प्रावधान, और यहाँ से एक रियायती व्यवहार या प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत हुई और इसके माध्यम से कई जो समस्याएं हैं उन पर निजात पाने का प्रयास किया गया। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में इसकी अनुमति होती है प्ली बार्गेनिंग की और यह कार्य कैसे करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका और अन्य देशों में अभियोजक जो होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, जो वकील होता है, वह क्या करता है, संदिग्ध अपराधी के साथ सौदेबाजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह से उसको सजा मिलनी चाहिए, किस तरह से दोनों में समझौता होता है। तो प्रोसिक्यूटर क्या करता है, सौदेबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय कोड में क्या होता है, जो भारत में जो कानून है उसके अंतर्गत क्या होता है कि अपराधी जो होता है, जो दोषी होता है, वही इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवेदन करता है, एफिडेविट देता है और कहता है कि मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ
अपराध के दंड में कुछ छूट जाता हूं और पीड़ित पक्ष के साथ मुआवजे या अन्य तरह से क्षतिपूर्ति के लिए कहीं ना कहीं समझौता करता है। इसके अलावा अभियुक्त को सौदेबाजी के लिए अदालत में आवेदन करना महत्वपूर्ण होता है, एफिडेविट देना महत्वपूर्ण होता है। जिन मामलों के लिए प्ली बार्गेनिंग की अनुमति होती है ऐसे मुद्दे सीमित होते हैं और ऐसे मुद्दे उन्हीं मुद्दों में प्ली बार्गेनिंग की अनुमति होती है जिसमें अभियुक्त को मौत की सजा का प्रावधान न हो या कारावास 7 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा न हो। इसके अलावा आजीवन कारावास न हो। ऐसे प्रावधान केवल ऐसा अभियुक्त जिसे मौत की सजा या आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की जेल की सजा संभावित नहीं है, ऐसे मुद्दों में ही क्या होता है, ऐसे मुद्दों में ही इसको स्वीकार किया जाता है। ऐसे मुद्दों में ही किसको स्वीकार किया जाता है, प्ली बार्गेनिंग को स्वीकार किया जाता है। प्ली बार्गेनिंग को स्वीकार किया जाता है लिमिटेड मामलों में, समझ रहे। तो जिसमें मौत की सजा का प्रावधान नहीं है अपराध में, आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की जेल की सजा संभावित नहीं है और इसके अलावा अध्याय जो 21A है तो इसके तहत इस योजना का उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि इसके अलावा मौत की सजा, आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की जेल की सजा जिन अपराधों में संभावित नहीं है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें क्या होता है कि प्ली बार्गेनिंग की अनुमति नहीं होती है। जैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराध, देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को अगर प्रभावित करने वाले अपराध हैं तो उसमें प्ली बार्गेनिंग के तहत अप्लाई नहीं किया जा सकता और अभियुक्त ये नहीं कह सकता कि मुझे प्ली बार्गेनिंग का सहारा लेने दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग फ्रॉड देखे गए, काफी सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं इस तरह के बैंकिंग फ्रॉड, और यहाँ से क्या होता है लोन लेके कई लोग यहाँ से भाग गए, तो ऐसे में वो है प्ली बार्गेनिंग का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर महिला के विरुद्ध अपराध किया गया हो या फिर 14 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अगर कोई अपराध किया गया हो तो ऐसे मुद्दों में भी प्ली बार्गेनिंग का सहारा नहीं लिया जा सकता। ऐसे मुद्दों में भी प्ली बार्गेनिंग का सहारा नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्ली बार्गेनिंग का साधन के रूप में किन किन रूप में प्रयोग किया जा सकता है और किन किन जो दंड है, किस तरह के जो अपराध हैं उनमें इसका प्रावधान नहीं है, किस तरह की चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज हमने देखी। इसके अलावा ये कार्य कैसे करती है इसको भी अगर हम समझ लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग किस तरह से कार्य करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले आवेदक को एक याचिका और एफिडेविट के साथ न्यायालय में क्या करना होता है, न्यायालय से रिक्वेस्ट करनी होती है। इस एफिडेविट में यह उल्लेख होना चाहिए कि यह उसकी स्वैच्छिक प्राथमिकता या वॉलेंट्री प्रीफरेंस है, एक स्वैच्छिक विकल्प है और उसमें कानून और उसने क्या किया है, अपराधी ने कानून में इस अपराध के लिए दंड के स्वरूप और मात्रा को अच्छी तरह से समझ लिया है कि कौन कौन सा संभावित दंड दिया जा सकता है। इसको अच्छे से उसने समझ लिया है कि इस कानून में अपराध के लिए क्या दंड, क्या स्वरूप निर्धारित किया गया है और मात्रा किस तरह की हो सकती है, तो इस तरह से समझ लिया हो। तो ये सारी चीजों का उल्लेख किया जाता है एफिडेविट में। इसके बाद क्या करता है कोर्ट, क्या करता है ये जब स्वैच्छिक प्राथमिकता के रूप में जब अभियुक्त इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये स्वैच्छिक मेरी प्राथमिकता है और अपराध के लिए दंड के स्वरूप और मात्रा को भी समझ लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट अभियोजक या प्रोसिक्यूटर के लिए नोटिस जारी करता है और शिकायत करता है पीड़ित पक्ष एवं अभियोजक को भी नोटिस जारी किया जाता है। न्यायाधीश द्वारा कैमरे के समक्ष सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन स्वैच्छिक प्रकृति का है। इस दौरान दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होना चाहिए, अर्थात इंडिविजुअली क्या होता है, इंडिविजुअली डिस्कशन किया जाता है अपराधी के साथ भी और पीड़ित पक्ष के साथ भी कि कहीं किसी तरह का दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, कहीं किसी तरह से वो है किसी मजबूरी बस तो पीड़ित पक्ष ऐसा नहीं कर रहा है और कहीं अपराधी भी व्यक्ति कहीं वह किसी न किसी दबाव में तो अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये सारी तसल्ली की जाती है न्यायपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका के द्वारा जज के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग की अनुमति दी जाती है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज देखी। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं इसमें। और क्या चीजें होती हैं, इसके बाद न्यायालय क्या करता है, अभियोजक, जांच अधिकारी और पीड़ित को संतुष्टिदायक समाधान के लिए क्या करता है, बैठक के लिए कह सकता है कि आप सब पक्ष अपने आप में बैठक कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए और
इसका परिणाम क्या होता है कि क्षतिपूर्ति का भुगतान हो सकता है। अर्थात क्या हो सकता है कि अपराधी कहे कि मैं क्षतिपूर्ति कर दूंगा और मुझे कम से कम सजा दिलवाइए, कम से कम सजा का प्रावधान कराइए, मैं पीड़ित के खर्चे का भुगतान भी कर दूंगा। तो इस तरह के कई पक्ष निकल के आते हैं और जब ये सारी चीजों समझौता हो जाता है तब क्या होता है, न्यायालय एक समझौते का औपचारिक रूप दे सकता है। जो समझौता हुआ है उनमें क्या कर सकता है, इस समझौते को औपचारिक रूप दे सकता है, जिस पर सभी पक्षों एवं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर भी होते हैं। सभी पक्ष दैट मीन्स अपराधी, पीड़ित पक्ष और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसके हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए। तो अभियुक्त को संबंधित अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड का न्यूनतम आधा दंड दिया जा सकता है ऐसे में, या फिर कई बार ये भी होता है कि 1/4 दंड दिया जाता है। जो मैक्सिमम दंड निर्धारित हो किसी तरह का तो उसके अनुसार 1/4 दंड भी दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि सिंपल पेनल्टी के माध्यम से भी, सिंपल जो पेनल्टी लगा के उसके बाद भी छोड़ दिया जाता है जो अपराधी होता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं यह पीड़ित पक्ष को भी एक सहूलियत प्रदान करता है और यह कहीं ना कहीं एक दोषी अपराधी ही है उसको भी क्या होता है कि अगर क्या होता है उसको दोषी व्यक्ति को भी सहूलियत मिलती है। लेकिन सोचिए कि आखिरकार इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ होगी, इसकी लिमिटेशन भी इसकी कुछ ना कुछ होगी। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि इसका आखिरकार इसका तार्किक आधार क्या है। पहले तार्किक आधार समझ लेते हैं, लाभ समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीमाएं समझ लेंगे। तो तार्किक आधार इसका यही है कि जो आपराधिक न्याय की प्रणाली के ऊपर जो जस्टिस मालिमत कमेटी आई थी उसने भी प्ली बार्गेनिंग के संबंध में विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन किया था। विधि आयोग की रिपोर्ट में प्ली बार्गेनिंग के कई लाभ प्रकट हुए थे। इसमें क्या क्या लाभ निकल के आए थे उन लाभों को हम देख लेते हैं। ये लाभ क्या क्या थे कि इससे मुकदमे की सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी, तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, आपराधिक मामलों के परिणाम पर अनिश्चितता भी खत्म होगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी की क्या होगा, लागत से भी बचा जा सकता है। हो सकता है कोई गरीब हो, कमजोर वर्ग हो तो उसको जो है मुकदमेबाजी की लागत काफी वहन नहीं कर पा रहा हो, उसे सहन नहीं कर पा रहा हो। कई बार अपराधी जो व्यक्ति है वो भी सहन नहीं कर पाता है और पीड़ित पक्ष भी नहीं सहन कर पाता है। इसके अलावा केसेस की पेंडेंसी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इससे क्या होता है कि लागत काफी बढ़ जाती है और यातनापूर्ण एक तरह से न्याय हो जाता है। तो ऐसे में न्याय में देरी होना भी एक तरह से अन्याय कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से पीड़ित जो पक्षकार होते हैं उनको क्या होती है कि इससे क्या होता है कि राहत मिल पाती है, पीड़ित पक्ष को भी और अपराधी व्यक्ति को भी। इससे क्या होती है, सजा दर भी काफी बढ़ती है। सजा दर इसलिए बढ़ती है क्योंकि छोटी मोटी सजा ही होती है तो आसानी से छूट जाते हैं। तो छोटी मोटी सजा तो होती है, दोष सिद्ध तो हो जाता है आखिरकार, समझ रहे। तो बरसों से मामलों में कई बार क्या होता है प्रगति नहीं हो पाती है, कई बार तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, कई लोग क्या होता है जेल में भी बंद रहते हैं, लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं। लंबे समय तक जेल में क्यों बंद रहते हैं, क्योंकि क्या होता है तारीख पे तारीख लगती रहती है। कई बार क्या होता है छोटा मोटा अपराध है, 1 साल की सजा होनी है और पता चला कोई व्यक्ति 4 साल से 3 साल से कोर्ट में बंद है, 5-5 साल से उसमें क्या है जेल में बंद है। तो ऐसे में क्या होता है जेल में भी भीड़ भाड़ हो जाती है और दूसरी चीज क्या होती है कि अपराधी के साथ में भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है, क्योंकि उस अपराध के लिए 1 साल का सजा का प्रावधान था और आखिरकार सजा कितना काट रहा है, 4 साल 5 साल। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह की चीजों को सहूलियत प्रदान करने का प्रयास किया जाता है कि जिससे अंडर ट्रायल जो है, अंडर ट्रायल के कारण जो अन्य कैदी बंद हैं उनमें भी सहूलियत हो सके और प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से राहत दी जा सके। जेलों में अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपराधियों को भी जीवन में नई शुरुआत करने का एक नया मौका मिल जाता है। तो इस तरह से प्ली बार्गेनिंग के काफी लाभ होते हैं प्ली बार्गेनिंग की। लेकिन इसके अलावा कुछ सीमाएं भी होती है। प्ली बार्गेनिंग की क्या सीमाएं होती हैं, सोचिए, विचार कीजिए। आपने इसके माध्यम से देखा होगा कि कुछ विश्लेषण आपके सामने निकल के आया होगा। प्ली बार्गेनिंग की कुछ सीमाएं होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्ली बार्गेनिंग तब तक नहीं की जा सकती है, प्ली बार्गेनिंग तब तक ही की जा सकती है जब तक न्यायालय ने निर्णय नहीं दे दिया है। न्यायालय ने निर्णय दे दिया और दोषी सिद्ध हो गया, उसके बाद अगर अपराधी कहे कि हाँ मैं अपने अपराध को मान लेता हूं, मुझे कृपया कम दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है क्या, कोई अपराधी है तो एक बार ही अपने जीवन काल में एक बार ही इसका प्रयोग किया कर सकता है। हालांकि क्या होता है कि अगर एक ही व्यक्ति के संदर्भ में एक ही पीड़ित पक्ष है और उसके संदर्भ में ही मल्टीपल अपराध देखने को निकल के आते हैं तो ऐसे में प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में इस तरह की कुछ सीमाएं निकल के आती हैं कि अपने जीवन काल में केवल एक बार अप्लाई कर सकता है प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई व्यक्ति। दूसरी चीज है, क्या सीमा हो सकती है, दूसरी सीमा हो सकती है कि न्यायालय ने जब तक निर्णय नहीं दिया है तब उससे निर्णय देने से पहले ही इसके संदर्भ में अप्लाई किया जा सकता है, एफिडेविट दिया जा सकता है। तो इस संदर्भ में
प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में न्यायालय का किस तरह का दृष्टिकोण रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। प्ली बार्गेनिंग के उदय के बाद केस लॉ का समुचित विकास नहीं हुआ है। केस लॉ क्या होता है? केस लॉ क्या होता है? न्यायालयों द्वारा पूर्व के निर्णयों के आधार पर जो विकसित हो जाता है कानून। कहीं ना कहीं आप देखते हैं क्या होता है कि जैसे कोई केस चल रहा है तो उसमें कई पुराने केसों का भी, न्यायालयों के निर्णयों का भी हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि माननीय न्यायपालिका ने ही इस तरह का पहले निर्णय दे चुकी है, तो इस निर्णय के आधार पर इस तरह की सजा होनी चाहिए या इस तरह की कम सजा होनी चाहिए, इस तरह की दलीलें दी जाती है। तो लेकिन प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में क्या है? प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में ज्यादा केसेस नहीं आए हैं। कई बार जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर केसेस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो केस पे केस चलते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कई बार अपराध के दंड की भय की वजह से भी कई बार अपराधी नहीं स्वीकार करता है। तो ऐसे में प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में जो जुडिशियल जो डिसीजंस हैं, ऐसे बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं आए। इसलिए जो केस लॉ है या न्यायालयों द्वारा पूर्व के निर्णयों के आधार पर विकसित कानून है, वह उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है। समझ गए होंगे? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मैं बताना चाहूंगा कि प्ली बार्गेनिंग के उदय के बाद इसके आधार पर कुछ निर्णय दिए गए, लेकिन न्यायपालिका ने इस संदर्भ में काफी सतर्कता बरती है। कई बार निर्णयों में प्ली बार्गेनिंग के को न्यायालय ने स्वीकार भी नहीं किया है, कई बार स्वीकार नहीं किया है। क्यों स्वीकार नहीं किया है? कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधी हो सकता है दंड उस पर क्या पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहा हो, या हो सकता है कई बार ये भी होता है कि अपराधी जानबूझ के अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हो कि जिससे क्या हो जल्दी से इस कोर्ट के सिस्टम से निजात पाई जाए। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो प्ली बार्गेनिंग में ऐसा भी ना हो कि गरीबी, अज्ञानता और अभियोजन दबाव के कारण कोई ऐसा व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर ले जिसने अपराध किया ही नहीं है। तो गरीबी, अज्ञानता या अभियोजन दबाव के कारण कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को स्वीकार न कर ले जो उसने नहीं किया है। तो इस संदर्भ में भी न्यायालय ने काफी सतर्कता बरती है और कई बार प्ली बार्गेनिंग को स्वीकार नहीं किया है। और उसने ये भी कहा है कि हम रेगुलर सुनवाई करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, नियमित सुनवाई के दौरान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर हम विचार करेंगे कि क्या प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई। इस तरह से हमने देखा कि प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, प्ली बार्गेनिंग की क्या सीमाएं होती हैं, प्ली बार्गेनिंग के क्या लाभ होते हैं, किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से अपराधी पक्ष को और किस तरह से पीड़ित पक्ष को इससे लाभ मिलता है, किस तरह से सहूलियत होती है, केसेस की पेंडेंसी कम होती है और जेल में जो अनावश्यक भीड़ भाड़ है वो भी कम होती है। इस तरह से हमने देखा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा, जिससे वह भी नए नए मुद्दों से अवगत हो सके। और आपके मन में भी अगर कोई सजेशन है कि इस मुद्दे को कवर किया जाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस मुद्दे को आप डिस्कस कर लीजिए, कवर कर लीजिए, तो मैं उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।